हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9th इंग्लिश की बिहार बुक का सेकंड चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूजिक। तो ये जो साउंड ऑफ म्यूजिक है ये चैप्टर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है टोटल। और दो पार्ट्स कौन से हैं? एक तो है का एवलिन ग्लिनेई वाला और एक है बिस्मिल्लाह खान वाला। तो ये दो पार्ट्स के आज हम एमसीक्यू करने वाले हैं। तो एमसीक्यू को स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, हु वॉज डीफ इन द लेसन। तो इस चैप्टर के अंदर डीफ कौन है? अब डीफ वाला जो चैप्टर था वो था एवलिन ग्लिनेई वाला। तो उसमें ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही ऑप्शन है। एवलिन जो थी, एवलिन इसमें डीफ थी, तो उस अकॉर्डिंगली आपका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। अब सेकंड क्वेश्चन है इसमें, हाउ ओल्ड वॉज एवलिन व्हेन शी वेंट टू रॉयल म्यूजिक अकेडमी। अब जब एवलिन रॉयल म्यूजिक अकेडमी में गई थी तब उसकी एज कितनी थी? क्या 17 साल थी, 18 साल थी, 19 साल थी या फिर 17 से कम थी उसकी एज? तो उसकी एज थी 17 से कम, बिलो 17 उसकी एज थी। तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो डी होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वॉज एवलिन्स डीफनेस नोटिस्ड। अब एवलिन की जो डीफनेस है यानी कि जब सुनने की जो क्षमता है उसके बारे में पता लगा कि वो कम सुनती है या नहीं सुन सकती, इस चीज को नोटिस कब किया गया था? जब वो 18 साल की थी, जब वो 19 साल की थी, या फिर जब वो 8 साल की थी, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका व्हेन शी वॉज 8। मतलब जब वो 8 साल की थी तब इसके बारे में पता लगा था कि वो सुन नहीं सकती है या फिर उसकी जो डीफनेस है उसे नोटिस किया गया था फर्स्ट टाइम। तो आपका सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वॉज एवलिन्स डीफनेस कंफर्म्ड। अब एवलिन की डीफनेस को कंफर्म कब किया गया कि हाँ भाई ये सुन नहीं सकती है? तो क्या वो 5 साल की थी तब, 6 साल की थी तब, 8 साल की थी या फिर 11 साल की थी? तो इस चीज को कंफर्म किया गया बाय द एज ऑफ 11, यानी कि जब वो 11 साल के आसपास थी तब ये कंफर्म किया गया कि हाँ भाई ये सुनने में अब सक्षम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हेल्प्ड एवलिन टू कंटिन्यू विद हर म्यूजिक। तो एवलिन को सभी ने डीमोटिवेट किया था, लेकिन एक बंदे ने कहा था कि हाँ तुम इसमें कंटिन्यू कर सकती हो, तुम्हारे अंदर वो पोटेंशियल है। तो वो सपोर्ट करने वाला, वो हेल्प करने वाला बंदा कौन था, पर्सन कौन था? क्या वो उसकी माताजी थी, उसकी टीचर थी, उसके फादर थे या फिर रॉन फॉर्ब्स थे? तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें करेक्ट आंसर है। रॉन फॉर्ब्स जो थे उन्होंने ये बात बोली थी, उन्होंने इनके पोटेंशियल को पहचाना था और उन्होंने इन्हें यानी कि एवलिन ग्लिनेई को हेल्प की थी आगे बढ़ने में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें करेक्ट है। सिक्स क्वेश्चन है, हु स्पॉटेड एवलिन्स पोटेंशियल। तो ये मैंने अभी बताया, एवलिन का पोटेंशियल किसने पहचाना था? तो वो भी रॉन फॉर्ब्स ही थे जिन्होंने एवलिन का पोटेंशियल पहचाना और उन्हें हेल्प की म्यूजिक में आगे बढ़ने में। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका करेक्ट है। विच प्लेसेस हैड एवलिन वर्कड फॉर। तो एवलिन ने किस किस जगह के लिए काम किया था, किस किस जगह पर उनका मेन काम क्या था? म्यूजिक के कंसर्ट परफॉर्म करना। तो वो कंसर्ट जो है वो इन्होंने कहाँ कहाँ किए थे या किन किन के लिए किए थे? क्या वो पुअर चिल्ड्रन के लिए थे या फिर प्रिजनर्स और हॉस्पिटल्स में थे, प्रिजन्स और हॉस्पिटल्स में, या फिर स्कूल्स में थे, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो एवलिन परफॉर्म करती थी प्रिजन्स के अंदर यानी कि जेल के कैदियों के लिए, और साथ ही साथ हॉस्पिटल्स में जो एडमिट होते हैं लोग उनके लिए परफॉर्म करती थी ताकि उन्हें सांत्वना मिले और ताकि वो डिमोटिवेट ना हो लाइफ से। तो उसके लिए ये मोटिवेट करती थी और अपनी परफॉर्मेंस देती थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें करेक्ट आंसर है सेवंथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वट वॉज लाइफ फॉर एवलिन। तो एवलिन के लिए जिंदगी क्या रह थी, यानी कि अब वो किस लिए जी रही थी? क्या वो डांस के लिए, नेचर के लिए, म्यूजिक के लिए, या फिर इन सभी के लिए? तो उनका मेन काम क्या था? म्यूजिक था। म्यूजिक के लिए वो परफॉर्म करती थी, जीती थी, उनके लिए सब कुछ म्यूजिक बन गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द रॉयल म्यूजिक अकेडमी। तो रॉयल म्यूजिक अकेडमी कहाँ थी? यूएस में, बर्मिंगम में, पेरिस में, या फिर लंदन में? तो जो रॉयल म्यूजिक अकेडमी थी वो थी लंदन के अंदर। ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें करेक्ट आंसर है। 10th क्वेश्चन है, व्हाट डिड एवलिन वांट टू परस्यू। तो एवलिन किस चीज को परस्यू करना चाहती थी, फॉलो करना चाहती थी? क्या वो फैशन था, स्टडी थी, म्यूजिक था, या फिर नन ऑफ द अबव? तो वो अपने म्यूजिक के अंदर लाइफ को आगे कंटिन्यू करना चाहती थी, परस्यू करना चाहती थी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वट डिड औरंगजेब बैन इन हिज पैलेस। तो औरंगजेब ने अपने पैलेस में क्या बैन किया था? प्लेइंग ऑफ पुंगी, प्लेइंग सितार, प्लेइंग म्यूजिक और नन ऑफ द अबव। तो औरंगजेब साहब ने अपने जो पैलेस है उसमें बैन किया था प्लेइंग ऑफ पुंगी, यानी कि पुंगी बजाने पर रोक लगा दी थी, क्योंकि इसकी जो आवाज थी वो काफी ज्यादा
तीखी सी थी और अनप्लेजेंट सी थी, यानी कि जो सभी को अच्छी नहीं लगती थी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें करेक्ट आंसर है। वाई वॉज प्लेइंग पुंगी इन औरंगजेब्स पैलेस बैन। तो अब औरंगजेब के पैलेस में पुंगी को बैन किया गया था, उसके पीछे का रीजन क्या था? क्या इसका जो साउंड था वो शार्प था, या फिर अच्छा नहीं था, या फिर अनप्लीजेंट था, यानी कि सभी को अच्छा नहीं लगता था, नापसंद करते थे लोग, इसमें रुचि नहीं लेते थे, या फिर ये सभी के सभी? तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें करेक्ट आंसर है। यानी कि किसी को इसका साउंड पसंद भी नहीं था, इसका साउंड तीखा भी था, ये इतना अच्छा भी नहीं था साउंड, यानी कि ये सारी की सारी चीज़ें जो है इसमें इंक्लूड हो जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु थॉट ऑफ इम्प्रूविंग द साउंड ऑफ पुंगी। तो पुंगी के साउंड को इम्प्रूव करने के बारे में किसने सोचा? क्या वो एक म्यूजिशियन था, एक सिंगर था, या फिर एक बार्बर था, या फिर नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं? तो वो एक बार्बर था जिसने ये सोचा कि पुंगी के साउंड को चलो इम्प्रूव करते हैं और कोई नई चीज़ बनाते हैं। तो उसने उसी लकड़ी की पाइप में ही 7 होल कर दिया और उसको शहनाई में ट्रांसफॉर्म कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें करेक्ट आंसर है 13th में। हाउ इज द शहनाई डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी। तो शहनाई जो है वो पुंगी से किस तरह से डिफरेंट है? शहनाई हैज़ अ बेटर साउंड। क्या शहनाई का जो साउंड है वो बेटर है? और शहनाई लुक्स मोर ब्यूटीफुल, या फिर शहनाई दिखने में ज़्यादा सुंदर लगती है? और शहनाई इज मेड ऑफ वुड, या फिर शहनाई जो है वो लकड़ी से बनाई गई है? और ऑल ऑफ द अबव, या फिर ये सारे के सारे? तो ये जो शहनाई है इसका साउंड ज़्यादा अच्छा था पुंगी से, इसलिए लोगों ने शहनाई को काफ़ी पसंद किया। हालांकि पुंगी को इतना पसंद नहीं किया जाता था, तो उस वे में ये डिफरेंट है पुंगी से शहनाई। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका इसमें करेक्ट आंसर है। हु चेंज द परसेप्शन ऑफ द शहनाई। तो शहनाई का जो परसेप्शन है, जो फीलिंग है शहनाई की, वो किसने चेंज की? तानसेन ने, एवलिन ने, बिस्मिल्लाह खान ने, या फिर इन सभी ने? तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो है बिस्मिल्लाह खान, यानी कि बिस्मिल्लाह खान की वजह से ही शहनाई जो है वो ज़्यादा पहचान में आई। हालांकि वो पहले भी पहचान में थी, लेकिन इनकी वजह से शहनाई को एक अपर लेवल तक ले जाया जा सका। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द शहनाई प्लेड ट्रेडिशनली। तो शहनाई को ट्रेडिशन के रूप में कहाँ बजाया जाता था? टेम्पल्स में, वेडिंग सेरेमनीज में, या फिर ऑस्पिशियस सेरेमनीज में? यानी कि ऑस्पिशियस हम कह सकते हैं जो अच्छी या फिर शुभ मानते हैं जिन सेरेमनीज को, उनमें, या फिर इन सभी में? तो 16 का आपका आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि इन सभी जगह पर, टेम्पल्स में भी, वेडिंग्स में भी, ऑस्पिशियस सेरेमनीज में भी, इन सभी जगह पर इसको बजाया जाता था, ट्रेडिशनली बजाया जाता था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन डिड बिस्मिल्लाह गेट हिज फर्स्ट बिग ब्रेक एट अ शहनाई परफॉर्मर, एज अ शहनाई परफॉर्मर। तो बिस्मिल्लाह खान साहब को एक शहनाई परफॉर्मर के रूप में कब बड़ा ब्रेक मिला था, यानी कि कब ये इनको अच्छी सक्सेस मिलनी शुरू हुई थी, या फिर कब ये पहचान में आए थे? क्या 1938 में जब ऑल इंडिया रेडियो जो है वो एग्जिस्टेंस में आया था तब, या फिर 1945 में, या फिर 1987 में, या फिर 1989 में? तो ये बात है 1938 की। 1938 के अंदर ही जब ऑल इंडिया रेडियो को पहचान मिली थी, तभी बिस्मिल्लाह खान ने शुरू किया था वहां पर परफॉर्म करना, और उसी चक्कर में इन्हें भी वहां पर अच्छी पहचान मिल गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें करेक्ट आंसर है। वाई डिड बिस्मिल्लाह रिफ्यूज टू गो टू द यूएसए। बिस्मिल्लाह खान साहब ने यूएसए जाने के लिए मना क्यों कर दिया था? बिकॉज द शहनाई हैड नो फ्यूचर देयर। क्या वहां पर शहनाई का क्यों कोई फ्यूचर नहीं था? और ही डिडेंट लाइक द प्लेस, या फिर उन्हें वो जगह पसंद नहीं थी यूएसए? और बिकॉज ऑफ हिज लव फॉर बनारस एंड रिवर गंगाज, या फिर वो बनारस और गंगा नदी से ज़्यादा प्यार करते थे इसलिए? और ऑल ऑफ द अबव, या फिर ये सारे के सारे? तो उसका रीज़न था क्योंकि वो बनारस से भी काफ़ी प्यार करते थे और गंगा नदी के किनारे भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की थी, इसीलिए वहाँ पर रहना उन्हें ज़्यादा पसंद था। यानी कि गंगा नदी से भी वो काफ़ी ज़्यादा प्यार करते थे, इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें सी है। वेयर डिड बिस्मिल्लाह प्ले द शहनाई ऑन 15 अगस्त 1947। तो 15 अगस्त 1947 को बिस्मिल्लाह साहब ने शहनाई कहाँ पर बजाई थी? क्या वो गंगा घाट था, बनारस घाट था, या फिर रेड फोर्ट के नज़दीक, या फिर काशी में? तो 15 अगस्त 1947 इंडिपेंडेंस डे के दिन रेड फोर्ट के नज़दीक इन्होंने शहनाई बजाई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाई वॉज द इवेंट ऑफ शहनाई प्लेइंग ऑन 15 अगस्त अ हिस्टोरिक वन। तो 15 अगस्त को जो शहनाई बजाई गई थी वो एक ऐतिहासिक पल क्यों बन गया था? बिकॉज बिस्मिल्लाह बिकेम पॉपुलर, क्योंकि बिस्मिल्लाह साहब तब पॉपुलर हो गए थे इसलिए, और पीपल अप्रिशिएटेड हिज परफॉर्मेंस, या फिर लोगों ने उनकी परफॉर्मेंस थी बिस्मिल्लाह साहब की उसकी तारीफ की थी,
और इट वॉज इंडिपेंडेंस डे, या फिर ये आज़ादी का दिन था इसलिए, और ऑल ऑफ द अबव, या फिर ये सारे के सारे फैक्ट हैं। तो ये दिन था आज़ादी का, इसीलिए ये जो परफॉर्मेंस है इसे भी काफ़ी सराहना मिली, इसे भी काफ़ी ज़्यादा याद किया गया और इसे भी यादों में रखा गया। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम वेयर डिड शहनाई गेट इट्स नेम। तो शहनाई को अपना नाम कहाँ से मिला, यानी कि शहनाई किस चीज़ से मिलकर बना। और फ्रॉम बार्बर यानी कि नाई इन हिंदी, एंड किंग शाह इन हिंदी। तो क्या ये बार्बर और किंग का एक मिक्सचर है, या फिर बार्बर से शहनाई बनी, या फिर किंग से इसका नाम मिला, या फिर ये इनमें से कोई भी नहीं। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है फ्रॉम बार्बर नाई इन हिंदी प्लस शाह इन हिंदी, इन दोनों से मिलकर जो है ये आपका शहनाई जो है वो बना है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें करेक्ट है, यानी कि शाह प्लस नाई इन दोनों को मिलाकर और शहनाई बनाया गया। तो ये आपका शहनाई इस तरह से बना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है शहनाई इज अ रिफाइंड वर्जन ऑफ विच इंस्ट्रूमेंट। अब शहनाई किसका सुधरा हुआ रूप है, कौन से इंस्ट्रूमेंट का। क्या वो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, या फिर माउथ ऑर्गन है, या फिर गिटार है, या फिर पुंगी है। तो ये जो शहनाई है ये पुंगी का ही सुधरा हुआ रूप है, यानी कि पुंगी थी उसे सुधारा गया और उसका सुधरा हुआ रूप बनकर शहनाई बना आगे। तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें करेक्ट है। अगर आपको इस चैप्टर की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया है, उसके थ्रू आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहीं पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। और अदरवाइज मैंने यहाँ पर ये सॉल्यूशन हब 0001 नाम से आईडी दी हुई है ऊपर ये वाली, तो इसको भी आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पर, वहीं पर आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन कीजिएगा और पीडीएफ ले लीजिएगा इसकी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड बिस्मिल्लाह गिव हिज ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंस। अब बिस्मिल्लाह साहब ने अपनी ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंस कहाँ दी थी, यानी कि जिससे इनको सफलता मिलनी चालू हुई थी वो वाली परफॉर्मेंस कहाँ दी थी। क्या वो रेड फोर्ट था, या फिर वाराणसी में, या फिर ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन पर, या फिर यूएसए में। तो इन्होंने अपनी ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंस दी थी ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन पर, जहां पर से इनको सक्सेस मिलनी शुरू हुई थी या फिर ये सफल होने शुरू हुए थे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू द लेसन हु वाज प्रेजेंट ऑन द इवेंट ऑफ 15 अगस्त 1947। तो चैप्टर के अकॉर्डिंगली 15 अगस्त 1947 के दिन, इंडिपेंडेंस डे के दिन, वहां पर उस इवेंट में नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन कौन प्रेजेंट था। क्या वो जवाहरलाल नेहरू थे, एम के गांधी, या फिर राजेंद्र प्रसाद, या फिर ये सभी के सभी प्रेजेंट थे। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली वहां पर जवाहरलाल नेहरू साहब जो थे वो प्रेजेंट थे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें करेक्ट है। और एक लाइन और बताई गई थी इसमें कि जवाहरलाल नेहरू ने ही वहां पर ट्रिस्ट विद डेस्टिनी नाम से अपनी जो स्पीच थी वो भी परफॉर्म की थी। ट्रिस्ट विद डेस्टिनी ये वाली स्पीच जो है ये इन्होंने 15 अगस्त 1947 को वहां पर परफॉर्म की थी रेड फोर्ट के नजदीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड पीपल डिस्करेज एवलिन टू परस्यू म्यूजिक। अब लोग जो है एवलिन को डिस्करेज क्यों करते थे, यानी कि उसको डराते क्यों थे म्यूजिक में आगे कंटिन्यू ना करने के लिए। बिकॉज इट वॉज नॉट कंसिडर्ड गुड, क्या म्यूजिक को अच्छा नहीं माना जाता था, और इट वॉज डिफिकल्ट, या फिर ये डिफिकल्ट था, और इट वॉज एक्सपेंसिव, या फिर ये महंगा था, और बिकॉज शी वॉज डीफ, या फिर एवलिन जो थी वो डीफ थी, वो सुन नहीं सकती थी, इस वजह से लोग उसे डराते थे। तो यही रीजन था, क्योंकि एवलिन सुन नहीं सकती थी, वो डीप थी, इसलिए लोग उसे डराते रहते थे और कहते थे कि तुम इसमें आगे ना कंटिन्यू करो। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें करेक्ट आंसर है। व्हाट डिड रॉन फॉर्ब्स एडवाइज एवलिन। अब रॉन फॉर्ब्स साहब ने एवलिन को क्या एडवाइस दी, फॉरगेट म्यूजिक, यानी कि कहते कि म्यूजिक भूल जाओ, तुम्हारे काम की चीज नहीं है, और लिसन टू म्यूजिक, या फिर उन्होंने कहा कि सुन लो म्यूजिक को। अब एवलिन म्यूजिक कैसे सुनेगी, वो तो सुन ही नहीं सकती है, तो बी ऑप्शन तो निकल गया। और फील म्यूजिक विद हर बॉडी पार्ट्स, या फिर रॉन फॉर्ब्स साहब ने कहा कि अपने जो बॉडी पार्ट्स हैं, यानी कि जैसे उंगलियां, अपने पैर, बेयर फुट्स वगैरह हो गए, इन सभी से म्यूजिक को फील करने की कोशिश करो, ये बोला। और नन ऑफ द अबव, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो रॉन फॉर्ब्स साहब थे, उन्होंने बोला कि ये जो म्यूजिक है इसे तुम अपने बॉडी पार्ट से फील करने की कोशिश करो, तब तुम अच्छे से इसे समझ पाओगी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाउ डिड एवलिन हियर म्यूजिक। एवलिन म्यूजिक को कैसे सुनती थी, थ्रू ड्रम्स, क्या वो ड्रम्स से सुनती थी, या फिर अपनी उंगलियों से, फिंगर्स के थ्रू सुनती थी, और बाय फीलिंग वाइब्रेशंस थ्रू हर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी लाइक फिंगर्स, हेयर, फीट, या फिर वो वाइब्रेशंस जो है म्यूजिक की उसे अपने बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से सुनती थी, जैसे कि उंगलियों से, पैरों से, हेयर से, वेस्ट अप से, बॉटम वेस्ट से, मतलब इन सभी जगहों से वो म्यूजिक को फील करती थी, उसकी वाइब्रेशन को। तो या फिर ये सारे के सारे,
तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। वो अपने बॉडी पार्ट से म्यूजिक की वाइब्रेशन जो है उसे फील करती थी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डिड एवलिन वांट टू स्प्रेड थ्रू हर म्यूजिक। अब एवलिन जो है अपने म्यूजिक के थ्रू क्या फैलाना चाहती थी, क्या बात फैलाना चाहती थी? मैसेज ऑफ लव, पीस एंड हैप्पीनेस। क्या वो प्यार, शांति और खुशी की बात, खुशी का मैसेज फैलाना चाहती थी? और म्यूजिक इज नॉट डिफिकल्ट, या फिर वो ये बताना चाहती थी कि म्यूजिक जो है वो मुश्किल नहीं है। और म्यूजिक इज नॉट डिफिकल्ट फॉर डीफ पीपल, या फिर वो लोगों को ये समझाना चाहती थी कि म्यूजिक जो है वो बहरे लोगों के लिए डिफिकल्ट नहीं है और डीफ पीपल कैन लर्न म्यूजिक। या फिर लोगों को ये बताना चाहती थी कि बहरे लोग भी, डीफ पीपल भी म्यूजिक को सुन सकते हैं, या फिर म्यूजिक को सीख सकते हैं। तो एवलिन की इंटेंशंस थी कि वो लोगों के प्रति प्यार, उनके प्रति खुशी, उनके प्रति शांति, ये सभी चीजें फैलाना चाहती थी। इसीलिए वो अपने म्यूजिक के थ्रू अपना ये मैसेज देती थी। ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्लेड शहनाई एट किंग्स पैलेस। अब किंग के दरबार में, राजा के दरबार में शहनाई किसने बजाई थी? एक बार्बर ने, एक म्यूजिशियन ने, एक सिंगर ने, या फिर एक कोर्ट्समैन ने, यानी कि एक दरबारी ने। तो ये काम किया था हमारे बार्बर साहब ने, नाई साहब ने ये काम किया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर बिस्मिल्लाह। अब बिस्मिल्लाह खान साहब के लिए क्या चीज थी, किस चीज से उन्हें जो है इंस्पिरेशन मिलती थी? क्या वो रेड फोर्ट है, रॉयल पैलेस है, गंगा घाट है, यानी कि गंगा के घाट, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो जब वो गंगा नदी के घाट पर बहकर वहां पर पानी की किलकारियों को सुनते थे तो उन्हें काफी अच्छा फील होता था, जिससे कि वो उन्होंने काफी अलग अलग तरह की राग भी जो है वो इन्वेंट की थी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिस्मिल्लाह खान वॉज कॉल्ड। बिस्मिल्लाह साहब को क्या कहा जाता था? खान साहब, बिस्मिल्लाह साहब, किंग साहब, या फिर उस्ताद साहब? तो बिस्मिल्लाह खान को कहा जाता था खान साहब। ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें, विच इज इंडिया हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। अब इंडिया का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड कौन सा है? पद्मश्री है, पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है, या फिर भारत रत्न है? तो इंडिया का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है द भारत रत्न। ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ताहर मौसिक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ऑडिटोरियम इज सिचुएटेड इन। अब ताहर मौसिक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ऑडिटोरियम है वो कहां पर सिचुएटेड है? मॉन्ट्रियल में है, ओसाका में है, तेहरान में है, या फिर बहरीन में है? तो ये जो ऑडिटोरियम है ये तेहरान के अंदर है करंट टाइम में भी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। ये भी बिस्मिल्लाह खान साहब के नाम पर ही इस ऑडिटोरियम का नाम रखा गया था तेहरान के अंदर। वेयर इज लिंकन सेंट्रल हॉल सिचुएटेड। अब लिंकन सेंट्रल हॉल जो है वो कहां पर है इन जगहों में से? यूके में है, यूएसए में है, कनाडा में है, या फिर फ्रांस में है? तो ये लिंकन सेंट्रल हॉल जो है ये यूएसए के अंदर प्रेजेंट है। ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिस्मिल्लाह खान कंपोजिशन। अब इनमें से बिस्मिल्लाह खान साहब की कौन सी कंपोजिशन है? दिल का खिलौना है टूट गया, और मेरे खुदा मुझको ना बुलाना, मैं तेरे दर तो आया हूं, और ये दिल मांगे मोर। अब इनमें से कौन सा जो है खान साहब का कंपोजिशन है? तो इनमें से है दिल का खिलौना है टूट गया, ये खान साहब का कंपोजिशन है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका इसमें करेक्ट आंसर है। म्यूजिक बुरा लगा हो तो कमेंट मत कीजिएगा इसके बारे में, मेरे को गाना नहीं आता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन अगस्त 15, 1947 विच राग वॉज प्लेड बाय बिस्मिल्लाह खान फ्रॉम द रेड फोर्ट। अब 15 अगस्त 1947 को बिस्मिल्लाह खान साहब ने जो रेड फोर्ट से राग बजाई थी वो राग इनमें से कौन सी थी? राग मल्हार, राग दीपक, राग काफी, या फिर राग मेघ? तो जो राग काफी है वो बिस्मिल्लाह खान साहब ने 15 अगस्त 1947 को रेड फोर्ट से बजाई थी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु वॉज अली बख्श। अली बख्श कौन थे? बिस्मिल्लाह खान साहब के पिताजी थे, उनके दादाजी थे, उनके मैटरनल अंकल थे, यानी कि माताजी की परिवार में से कोई, मतलब आगे नानी माँ के परिवार में से कोई था, या फिर बिस्मिल्लाह साहब के दोस्त थे? तो ये थे बिस्मिल्लाह मैटरनल अंकल, यानी कि माताजी के परिवार में से कोई इनके अंकल थे, इनके मामा और कोई थे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका इसमें करेक्ट आंसर है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, व्हाट वाज बिस्मिल्लाह खान ग्रैंडफादर। अब बिस्मिल्लाह साहब के जो ग्रैंडफादर थे, दादाजी थे, वो क्या थे? एक सोल्जर थे, एक एक्टर थे, एक कॉर्टियर यानी कि एक दरबारी थे, या फिर द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट, या फिर भोजपुर राजा के दरबार में शहनाई के नवाज थे?
तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर है। वो एक भोजपुर राजा के दरबार में शहनाई के नवाज थे बिस्मिल्लाह खान साहब के दादाजी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर डिड बिस्मिल्लाह खान रेगुलरली गो टू सिंग भोजपुरी चैता। बिस्मिल्लाह साहब जो है भोजपुरी चैता गाने के लिए कहाँ जाते थे रेगुलरली? बिहारी जी टेम्पल, जामा मस्जिद, रामपुर वट टेम्पल या फिर दुर्गा टेम्पल। तो वो जाते थे बिहार जी टेम्पल। इसके साथ साथ ये मंगला मैया टेम्पल जो कि यानी कि गंगा नदी के किनारे ही है, वहां पर इनको काफी ज्यादा पीस मिलता था, काफी ज्यादा तसल्ली मिलती थी जब वो अपनी राग इन्वेंट करते थे। तो बिहार जी टेम्पल के नजदीक जो है बिस्मिल्लाह खान भोजपुरी चैता गाने जाते थे। मेनली आपका ए ऑप्शन इसमें करेक्ट है। वट क्रेडिट इज गिवन टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान रिगार्डिंग शहनाई। अब उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब को शहनाई के रिगार्डिंग क्या क्रेडिट दिया गया था शहनाई से रिलेटेड? कि इन्वेंटिंग शहनाई, इन्वेंटिंग पुंगी, ब्रिंग शहनाई ऑन टू द क्लासिकल स्टेज और नन ऑफ द अबव, यानी कि इन्हें शहनाई को इन्वेंट करने के लिए नवाजा गया था या क्रेडिट दिया गया था। तो ये तो नहीं है, क्योंकि ये इनके मतलब ऑलरेडी एंसेस्टर्स ने ही इन्वेंट कर दिया था एक बारबर ने, और पुंगी तो उससे पहले की थी, तो पुंगी भी नहीं होगा। और नन ऑफ द अबव और ब्रिंग शहनाई ऑन टू द क्लासिकल स्टेज। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। ये शहनाई को एक क्लासिकल स्टेज पर लेकर आए थे, यानी कि पहचान में भी लाए थे और क्लासिकल म्यूजिक में भी इन्होंने पहचान दिलवाई थी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाई डिड दीज मैन्स गिव ट्रबल टू एवलिन। अब ये दीज मैन किसके लिए आया है? दीज मैन्स आया है बशी बियर्ड्स वाले जो लोग होते हैं, यानी कि जिनकी दाढ़ी जो है उससे एवलिन को दिक्कत होती थी। मतलब जो बड़ी दाढ़ी वाले लोग थे उनसे एवलिन को दिक्कत होती थी। और उसके पीछे रीजन क्या था? क्योंकि एवलिन जो थी वो सुन नहीं सकती थी, तो वो लोगों के लिप्स को रीड करती थी, यानी कि जब वो लोग बोलते थे तो उनके लिप्स को रीड करती थी, जिससे कि वो उनकी भाषा को समझ सके कि वो क्या बोल रहे हैं। लेकिन जो बशी बियर्स वाले यानी कि बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले लोग होते हैं, और उनकी जो होठ है वो मूछों के अंदर, दाढ़ी के अंदर फंस जाते हैं, दिखते नहीं है मतलब क्लियरली। उस वजह से एवलिन को उनकी जो भाषा है वो समझ नहीं आती थी। तो उसके पीछे का रीजन यही है। यही लोग जो थे एवलिन को पसंद नहीं थे या फिर ट्रबल में डालते थे। सो एवलिन कुडंट रीड देयर लिप्स, यानी कि एवलिन उनके लिप्स को रीड नहीं कर पाती थी, इसी वजह से वो लोग उन्हें ट्रबल देते थे, बशी बियर्ड्स वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड एवलिन फील एवरीथिंग सो डार्क इन लाइफ। अब एवलिन अपनी लाइफ में सब कुछ डार्क डार्क कब फील करने लगी, यानी कि उसको ऐसा कब लगने लगा कि अब मेरी लाइफ जो है कम जा रही है, यानी कि इसमें कुछ ना कुछ ज्यादा गलत हो रहा है। When she was advised to go to a deaf school, यानी कि जब उसे डीफ स्कूल में जाने के लिए कहा गया, और when she was advised to use hearing aids and go to the deaf school, या फिर उसे जब कहा गया कि तुम hearing aids भी यूज करो सुनने के लिए थोड़ा बहुत और डीफ स्कूल में जाओ, और when she performed poorly at the examination, या फिर जब उसने एग्जामिनेशन में अपने एग्जाम्स में बहुत ही गंदी परफॉर्मेंस दी थी, यानी कि अच्छे मार्क्स नहीं लाई थी, और when she failed in her music audition, या फिर जब वो अपने म्यूजिक के ऑडिशन में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई थी और फेल हो गई थी। तो इसके पीछे का रीजन है ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी कि उसको जब कहा गया था कि तुम हियरिंग एड्स यूज करो और डीफ स्कूल में जाओ, इससे क्या है तुम सुन सकोगी थोड़ा बहुत और समझ भी सकोगी अच्छे से। जब ये बात बोलेगी तो एवलिन को बहुत अजीब फील हुआ और अपनी लाइफ डार्क सी फील होने लगी। व्हाट इज द नेम ऑफ द मास्टर प्रिकॉशनिस्ट हु प्रेज्ड एवलिन। अब जिन मास्टर प्रिकॉशनिस्ट ने एवलिन को प्रेज किया था, यानी कि सराहा था, उनकी पीठ थपथपाई थी, उनका नाम क्या है? जेम्स ब्राउन, जेम्स ब्लेड, जेम्स हॉर्न और जेम्स वुडसन। तो इनका नाम है जेम्स ब्लेड्स। ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें करेक्ट आंसर है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच फॉरेन लैंग्वेजेस डिड एवलिन लर्न। अब एवलिन जो थी वो कौन कौन सी फॉरेन लैंग्वेज उन्होंने पढ़ रखी थी या पढ़ती थी? क्या वो फ्रेंच थी, चाइनीज थी, बेसिक जैपनीज थी, या फिर फ्रेंच और बेसिक जैपनीज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों ही आपके करेक्ट हैं, यानी कि वो फ्रेंच भी जानती थी और बेसिक जैपनीज थोड़ी थोड़ी पढ़नी लिखनी जानती थी। एवलिन वॉज अ डैश गर्ल। अब एवलिन एक कैसी लड़की थी? क्या वो स्कॉटिश थी, अमेरिकन थी, ब्रिटिश थी या फिर रशियन थी? तो वो थी एक स्कॉटिश गर्ल। ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कहता है, दैट व्हाट वाज एवलिन्स बिगेस्ट चैलेंज। एवलिन के लिए बिगेस्ट चैलेंज, बड़ा से बड़ा चैलेंज क्या था? शी वॉज फ्रेश फ्रॉम स्कॉटिश फार्म। क्या वो मतलब स्कॉटिश फार्म से हाल ही में निकल कर आई थी? और शी वॉज प्रोफाउंडली डीफ, या फिर प्रोफाउंडली वो पूरी तरह से अब सुन नहीं सकती थी, और शी वॉज ब्लाइंड, या फिर वो अंधी थी, और शी वॉज अ टीनेजर, या फिर वो टीनेजर थी, यानी कि 13 से लेकर और 19 तक की एज में थी।
तो इसका रीजन है शी वॉज प्रोफाउंडली डीफ। ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें करेक्ट है, वो सुन नहीं सकती थी और यही उसके लिए चैलेंज बन गया था कि वो म्यूजिक में परस्यू करना चाहती है लेकिन सुन भी नहीं सकती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है हाउ डिड एवलिन मैनेज हर ग्रोइंग डीफनेस। अब एवलिन ने अपनी बढ़ती हुई डीफनेस को संभालने के लिए क्या किया? शी कंसील्ड इट फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। क्या उसने अपने फ्रेंड्स और टीचर्स से इस बात को छुपाए रखा ताकि वो आगे कंटिन्यू करती रहे? और शी कंसील्ड इट फ्रॉम हर पेरेंट्स, या फिर एवलिन ने इसे अपने पेरेंट्स से छुपाया? और शी यूज्ड इट एज एन एक्सक्यूज, या फिर एवलिन ने इसे एक एक्सक्यूज की तरह लिया, यानी कि एक बैड थिंग की तरह अपनी लाइफ में यूज किया है, इसका सहारा ले इस चीज का? और शी कंसीडर्ड इट जस्ट अनदर चैलेंज, या फिर इसे भी एक चैलेंज मान लिया? म्यूजिक को तो एक चैलेंज माना था लेकिन डीफनेस को भी एक चैलेंज मान लिया। तो इसका करेक्ट आंसर है दैट शी कंसीडर्ड इट फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर, यानी कि वो अपने दोस्तों से और टीचर से इस बात को छुपाती रही लगभग 3 साल तक। 8 साल की उम्र में उसकी ये डीफनेस जो है उसको नोटिस किया गया और 3 साल तक, जब तक ये कंफर्म नहीं होगा कि वो डीफ हो चुकी है पूरी तरह, तब तक इस बात को जो है छुपाया गया, कंसील किया गया अपने फ्रेंड्स और टीचर्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड एवलिन एंड अप बिकमिंग डीफ। एवलिन के डीफ होने का रीजन क्या है? ड्यू टू एन एक्सीडेंट, क्या उनका कोई एक्सीडेंट हुआ था? और ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर्स, या फिर ये उनके आनुवंशिक गुण है जिसकी वजह से आगे चलता रहा है, यानी कि उनकी दादाजी या दादी जी या मम्मी इनमें से कोई भी मतलब डीफ होगा? और ड्यू टू ग्रेजुअल नर्व डैमेज, या फिर उनकी कोई नाड़ी जो है वो ब्लॉक हो गई थी, वो डैमेज हो गई थी उस वजह से? और नन ऑफ द अबव, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इनका कोई नर्व जो है, इनकी कोई नाड़ी जो है वो डैमेज हो गई थी जिसकी वजह से ये सुनना कम हो गया था इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है विच अवार्ड वाज गिवन टू एवलिन इन 1991। 1991 के अंदर एवलिन को कौन सा अवार्ड दिया गया था? सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, पेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड, एक्ट्रेस ऑफ द ईयर अवार्ड और टीचर ऑफ द ईयर अवार्ड। टीचर ऑफ द ईयर अवार्ड तो हमें मिल जाए तो अच्छा है। इनको तो मिला था सोलोइस्ट ऑफ द ईयर, यानी कि एक ऐसी लड़की जो अकेले परफॉर्म करती है और बहुत ही अच्छी परफॉर्म करती है, इसके लिए इन्हें एक सोलोइस्ट ऑफ द ईयर नाम से अवार्ड मिला था 1991 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज हर परफॉर्मेंस एट द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक। रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक लंदन के अंदर इनकी परफॉर्मेंस कैसी रही थी? शी कुड नॉट क्वालिफाई, क्या वो क्वालिफाई नहीं कर पाई थी? और शी गेव अ नॉर्मल परफॉर्मेंस, या फिर इन्होंने कोई नॉर्मल सी परफॉर्मेंस दी थी, कोई ज़्यादा खास नहीं थी? और शी स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी, या फिर इन्होंने उस अकेडमी की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन किए थे इसमें? और शी लेफ्ट हर स्टडीज इन द मिड टर्म इन द अकेडमी, या फिर इन्होंने अकेडमी के अंदर साल के बीच में ही अपनी स्टडीज़ को जो है स्किप कर दिया था, छोड़ दिया था। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है, यानी कि उस अकेडमी की हिस्ट्री में आज तक इन्होंने सबसे बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देकर हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है व्हाई डिड द क्राउड जोसल एट द स्टेशन। अब वो जो वहां पर क्राउड था, भीड़ थी वहां पर, वो इधर उधर धक्का मुक्की क्यों कर रही थी स्टेशन पर? टू गेट फ्री फूड, वो फोकट का खाना चाहते थे। और टू लिसन टू एवलिन्स म्यूजिक, या फिर वो एवलिन की म्यूजिक को सुनना चाहते थे। और टू गेट पोजीशन फॉर द ट्रेन, या फिर वो ट्रेन के अंदर बैठने के लिए कोई जगह चाहते थे। और टू सी द ट्रेन, या फिर वो ट्रेन को देखना चाहते थे। तो वो चाहते थे ट्रेन के अंदर बैठने के लिए जगह, जो कि हमारे इंडिया में आज तक भी होता रहा है और होता आया है, चल भी रहा है कि ट्रेन के अंदर तो भैया बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, तो ट्रेन के अंदर पहले घुस के और जगह ढूंढ लो। हालांकि ये दूसरी बात थी, ये अलग कंट्री की बात है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें करेक्ट है। हाउ मेनी होल्स डिड इट टेक हिम टू ट्रांसफॉर्म द पुंगी। अब ये जो पुंगी से शहनाई बनी थी, ये एक बार्बर ने बनाई थी, एक नाई ने बनाई थी, एक शाह के दरबार में, तो शहनाई नाम मिला था इसे। अब इसे पुंगी से ट्रांसफॉर्म करने में शहनाई में कितने होल्स किए गए? उसमें 3 होल, 7 होल, 8 होल या फिर 9 होल? तो इसमें किए गए थे 7 होल, टोटल 7 होल्स जो है वो इसमें किए गए थे, जिससे कि ये शहनाई में ट्रांसफॉर्म हो सकी। ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वर अमंग खान साहब्स फेवरेट हॉन्ट्स। अब खान साहब की जो फेवरेट जगहों में से एक कौन सी है इनमें से, जहां पर खान साहब जो है जाकर राग वगैरह इन्वेंट करते थे, काफी ज्यादा इन्हें सुकून मिलता था? सो टेम्पल ऑफ बालाजी, काली टेम्पल, विष्णु टेम्पल और लक्ष्मी टेम्पल, इनमें से कौन सा है ये बताना है। तो ये है टेम्पल ऑफ बालाजी। इसके अलावा एक मंगला मैया का भी टेम्पल था, वहां पर ये जाते थे। और ये जो दोनों टेम्पल है ये गंगा नदी के किनारे थे, गंगा रिवर के किनारे थे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, टेम्पल ऑफ बालाजी। इसके अलावा एक और टेम्पल था जो मैंने आपको बताया, वो था मंगला मैया का टेम्पल।
ये आपको बुक में मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट वाज सो स्पेशल अबाउट द राग्स खान साहब इन्वेंटेड। अब खान साहब की जो राग थी इन्वेंट की थी इन्होंने, उनके बारे में एक स्पेशल चीज क्या थी? देवर इनवैल्यूएबल, क्या उनकी कोई वैल्यू नहीं थी? और देवर सिमिलर टू दोज इन पुंगी, या फिर जैसे पुंगी में तीक्ष्ण सी तीखी सी आवाज आती थी वैसे ही उसके सिमिलर थी ये। और देवर अर्लियर कंसीडर्ड बियॉन्ड शहनाइज रेंज, या फिर इन्हें शहनाई से भी पीछे का यानी बैकवर्ड में या फिर अपवर्ड में रखा गया, शहनाई की रेंज से बाहर रखा गया, यानी कि कहा गया कि ये शहनाई के लेवल की नहीं है। और देवर कंसीडर्ड कैटास्ट्रॉफिक, या फिर इसे आपत्तिजनक हार्मफुल बोला गया। तो हार्मफुल तो बोला नहीं गया था, इनवैल्यूएबल भी नहीं थी, इनके जो राग थे उनकी वैल्यू भी काफ़ी थी। ये पुंगी जैसी तो थी नहीं, क्योंकि खान साहब तो शहनाई बजाने के लिए फेमस थे। तो एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका इसमें करेक्ट आंसर है। देवर अर्लियर कंसीडर्ड बियॉन्ड शहनाइज रेंज, यानी कि ये शहनाई की रेंज से पहले बाहर रखे गए थे, लेकिन बाद में इन्हें बहुत ही अच्छी जगह मिली जब खान साहब ने इन्हें इन्वेंट किया गया था इन राग को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है। चलिए, ये इसकी आंसर की है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, या फिर पीडीएफ देखनी है तो सॉल्यूशन अब 0001 टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है सॉल्यूशन अब का जो टेलीग्राम चैनल का, वहां से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा और वहीं पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी आज की आज ही, थोड़ी देर के अंदर ही। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस और आंसर्स के साथ, एमसीक्यूज के साथ। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।